नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, कार्य संचालन तथा वार्ड समिति, नगर पालिका की संपत्ति और नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 55 की विषय वस्तु बतानी है। क्या है? नगर पालिका अधिनियम की धारा 55 की विषय वस्तु, तो ये है समितियां है इसके विषय वस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका द्वारा किसी प्रमुख के तहत बजट अनुदान की जो किसी भी मात्रा को कम करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है? तो पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है किसकी? तो ये आवश्यक होती है वित्त समिति की पूर्व अनुशंसा। अगला है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर कोष से किसी भी खर्च की मंजूरी के लिए, ठीक है, नगर कोष से किसी भी खर्च की मंजूरी के लिए वार्ड समिति को किसका पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है? तो वार्ड समिति को किसका पूर्व में अनुमोदन लेना आवश्यक होता है? तो ये लेना होता है नगर पालिका का। किसका अनुमोदन लेना आवश्यक होता है? नगर पालिका का। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्य संचालन के लिए साधारण बैठक में कम से कम कितने समिति सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है? तो कार्य संचालन के लिए कम से कम जो है कितने सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 1/2, ठीक है। तो आधे सदस्यों की जो है कम से कम उपस्थिति होनी चाहिए किसके लिए? साधारण बैठक के अंदर। नेक्स्ट है, मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुमानित बजट के व्यय पक्ष पर दर्ज और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार नगर पालिका द्वारा अपनाई गई कुल राशि को क्या कहा जाता है? तो नगर पालिका के द्वारा जो राशि अपनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बजट अनुदान। अगला है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से संबंधित है? व्यष्टि जो सदस्य है इसके अधिकार और विशेषाधिकार से संबंधित कौन सी धारा है? तो ये धारा है धारा 52। तो याद रखिए, धारा 52 किससे संबंधित है? व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से संबंधित। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अनुसार नगर पालिका की एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो एक कैलेंडर वर्ष में कितनी बैठक होना आवश्यक है धारा 51 के अनुसार? तो ये बैठक होनी चाहिए 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में इस बात का उल्लेख है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला जो प्रस्ताव है विहित रीति से किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अंदर जो है अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव किससे? विहित रीति से किया जाएगा और उस पर क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। तो कौन सी धारा के अंदर इसका उल्लेख है? तो ये है धारा 53। कौन सी धारा के अंदर उल्लेख है? धारा 53 के अंदर। अगला है, राजस्थान कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? कार्यपालक समिति इसका पदेन सचिव कौन होता है? तो इसका पदेन सचिव होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कौन होता है कार्यपालक समिति का पदेन सचिव? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अगला है, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो सेम क्वेश्चन है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है ये। निम्न में से कौन सा एक वार्ड समिति का सामान्य कृत्य नहीं है? वार्ड समिति का सामान्य कृत्य नहीं है बताना है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका कार्य नहीं है। वार्ड समिति का सामान्य कृत्य वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना है, इसका कार्य है। वार्ड में पार्कों के रखरखाव में सहायता करना भी इसका कार्य है। वार्ड से संबंधित जो है विकास स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करना भी इसका काम है। लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव करना इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 57 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला है, नगरपालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा है, नगरपालिका का उपाध्यक्ष यदि ऐसी संपत्ति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। ये भी गलत है। नगरपालिका किसी सदस्य को ऐसी किसी भी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है, तो ये भी गलत है। और प्रत्येक समिति जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या नगरपालिका के द्वारा नियुक्त अध्यक्ष नहीं है, नगरपालिका अधिकारी ऐसी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। तो कौन करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो ये इसका सही है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की उस धारा को पहचाने जो हर सदस्य को अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करती है। तो कौन सी धारा है जो हर सदस्य को अधिकार भी प्रदान करती है और विशेषाधिकार भी प्रदान करती है? तो ये धारा कौन सी है? धारा 52 है ये। अगला है, नगरपालिका में कार्य संचालन और वार्ड समितियों से संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं? एक तो कार्य संचालन से संबंधित धारा बतानी है, एक वार्ड समितियों से संबंधित धारा बतानी है नगरपालिका के अंदर। तो ये धाराएं कौन कौन सी है? तो ये धारा है धारा 51 से लेके धारा 61 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? धारा 51 से 61 तक क्या है? कार्य संचालन और वार्ड समितियों से संबंधित धाराएं हैं। अगला है, नगरपालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? नगरपालिका के अंदर जो वार्ड होते हैं उनकी न्यूनतम संख्या बतानी है। तो ये है न्यूनतम संख्या 13। कितनी है? 13। अगला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में बैठक बुलाने का प्रावधान है? तो कौन सी धारा है जिसके अंदर बैठक बुलाने का प्रावधान है? तो ये है धारा 51। कौन सी धारा है? धारा 51 के अंदर धारा के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध की तारीख से कितने दिवस के भीतर कार्यपालिका की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक है? तो नगरपालिका की विशेष बैठक बुलाना कितने दिन के भीतर आवश्यक है? अगर सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध की तारीख है उससे कितने दिन के भीतर में जो है नगरपालिका की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक है? तो यह 7 दिन के भीतर जो है बैठक बुलाई जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगरपालिका सदस्य को अभिलेख परीक्षण का अधिकार है? अभिलेख परीक्षण का अधिकार कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो ये धारा है धारा 52 के अंतर्गत। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार वार्ड समिति के गठन के लिए नगरपालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? वार्ड समिति का हमको गठन करना है। ठीक है, इसके लिए नगरपालिका की जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 3 लाख से ज़्यादा। कितनी होनी चाहिए? 3 लाख से ज़्यादा हुई तभी वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। अगला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो नगरपालिका में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं? तो कोई भी न्यूनतम संख्या इसके लिए निर्धारित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55(3)(7)। ठीक है, इसके अनुसार नगरपालिका बोर्ड के लिए अधिकतम कितनी समितियां हो सकती है? नगरपालिका बोर्ड के लिए जो समितियों की संख्या है मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है मैक्सिमम समितियां 4। ठीक है, कितनी हो सकती है? 4। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 56(1) के अनुसार जो है कार्यपालक समिति के अलावा किसी अन्य समिति में अधिकतम कितने बाहरी सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? ठीक है, तो कार्यपालक समिति के अंदर कार्यपालक समिति के अलावा किसी अन्य समिति में जो है कितने बाहरी जो है सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं आधे सदस्य बाहरी नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार नगरपालिका के जो सदस्य है लोक सेवक समझे जाते हैं? तो नगरपालिका के सदस्य लोक सेवक कौन सी धारा के अंतर्गत समझे जाते हैं? तो ये समझे जाते हैं धारा 66 के अनुसार। ठीक है, कौन सी धारा के अनुसार? धारा 66 के अनुसार। अगला चैप्टर है नगरपालिका की संपत्ति। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से असंगत विकल्प की पहचान करनी है। क्या है असंगत विकल्प? तो ए है, संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति धारा 67 के अंदर है।
संपत्ति का निहित होना धारा 68 के अंदर है। भूमि का अनिवार्य अर्जन है 70 के अंदर। और भूमि के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध धारा है कौन सी धारा में है? 75 के अंदर। तो असंगत विकल्प है ये फोर्थ वाला, बाकी तीनों सही है। संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में धारा जो है 75 नहीं है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 4 क्या है? अध्याय 4 के बारे में बताना है। क्या है अध्याय 4 किसके बारे में है? तो ये है नगर पालिका संपत्ति के बारे में। ठीक है, तो अध्याय 4 किसके बारे में है? नगर पालिका संपत्ति के बारे में। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 75 के अंतर्गत किसे संबोधित किया गया है? धारा 75 के अंतर्गत किसको संबोधित किया गया है? तो इसमें किया गया है नगरीय भूमि और संपत्ति के अभिलेखों के का संधारण। इसको क्या किया गया है? संबोधित किया गया है नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों के संधारण पर को। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 72 के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति सरकारी भूमि से जो है अभिप्रेत है। ठीक है, किससे अभिप्रेत है? सरकारी भूमि से अभिप्रेत है। तो ऑप्शन सही बताइए। तो इसका ऑप्शन है जो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के व्यवसायधीन रखी जाए। ठीक है, तो धारा 72 के प्रयोजनों के लिए जो अभिव्यक्ति सरकारी भूमि से अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका के व्यवसायधीन रखी जाए। एक है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित नजूल भूमि है। और जो धारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के उपधारा 1 के खंड ज के अधीन नगर पालिका में निहित हो गई हो। तो ये सारे सही है। ठीक है, नगर पालिका संपत्ति के बारे में जानकारी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के किस अध्याय से मिलती है? तो अपन ने अभी पढ़ा ऊपर, ये अध्याय है 4। ठीक है, कौन सा अध्याय है? अध्याय 4 में मिलती है नगर पालिका संपत्ति के बारे में। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के अनुसार नगर पालिका संपत्ति के लिए नगर पालिका एक किसके रूप में कार्य करती है? तो नगर पालिका किसके रूप में कार्य करती है? तो नगर पालिका करती है एक न्यासी के रूप में। किसके रूप में करती है? एक न्यासी के रूप में। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अनुसार स्थावर संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। किसके द्वारा जो है स्थावर संपत्ति जो है इसका अर्जन किया जा सकता है? तो करार के द्वारा, भाड़े या पट्टे द्वारा, विनिमय द्वारा। तो तीनों सही है इसके अंदर। तो भूमि का अर्जन तीनों के द्वारा किया जा सकता है, स्थावर संपत्ति का अर्जन। ठीक है, अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 74(2). इसके अंतर्गत नगर पालिका का जो है कौन सा पदाधिकारी नगर पालिका की स्थावर संपत्ति का वार्षिक विवरण तैयार करके उसे नगर पालिका के समक्ष पेश करता है? ठीक है, जिसको अपन आर्थिक समीक्षा बोलते हैं, उसी तरीके का विवरण है ये। तो स्थावर संपत्ति का जो वार्षिक विवरण तैयार करके उसे नगर पालिका के समक्ष रखने वाला जो अधिकारी कौन सा होता है? तो ये अधिकारी होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका संकर्मों के निष्पादन के लिए संविदाएं रखने और संविदाओं के लिए उपयुक्त सीमा का संदाय करने का प्रावधान रखा गया है? तो कौन सी धारा में जो है ये संविदा रखने और संविदाओं के लिए उपयुक्त सीमा तक संदाय करने का प्रावधान रखा गया है? तो ये रखा गया है धारा 72 के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 के अंतर्गत की ओर से कौन भू अधिग्रहण का अधिकारी है? भू अधिग्रहण का अधिकारी कौन रहता है? तो ये रहता है राज्य सरकार। कौन रहती है? राज्य सरकार रहती है भू अधिग्रहण का अधिकारी। अगला चैप्टर है नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। क्या चैप्टर है? नगर पालिका वित्त और नगर पालिका विधि है। तो देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 76 की विषय वस्तु बतानी है, कौन सी है? तो धारा 76 की विषय वस्तु क्या है? तो धारा 76 की विषय वस्तु है राज्य वित्त आयोग। क्या है? राज्य वित्त आयोग। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 के अंतर्गत किसे संबोधित किया गया है? धारा 79 के अंतर्गत किसको संबोधित किया गया है? तो नगर पालिका निधि को संबोधित किया गया है। धारा 79 के अंतर्गत किसको संबोधित किया गया है? नगर पालिका निधि को। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 5 क्या है? ठीक है,
चैप्टर 5 जो है वो किससे संबंधित है? तो अध्याय 5 जो है इसकी बात करें तो ये संबंधित है नगर वित्त और नगर कोष से। किससे संबंधित है? नगर वित्त और नगर कोष से। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 के अनुसार नगर पालिका बजट अनुमान तैयार करने का अधिकारी कौन है? तो धारा 87 के अनुसार नगर पालिका का जो बजट अनुमान तैयार करता है वो अधिकारी कौन होता है? तो वो रहता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 81 के अनुसार निगम कोष से भुगतान करने के लिए आवश्यक पूर्व अपेक्षित शर्त क्या है? ठीक है, निगम कोष से भुगतान करने के लिए जो आवश्यक अपेक्षित शर्त है वो क्या रहती है? तो ये होती है वर्तमान बजट अनुदान के अंदर आवरित होनी चाहिए वो, तब जाके जो है भुगतान होता है। नेक्स्ट है मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुमानित बजट के व्यय पक्ष पर दर्ज और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका के द्वारा अपनाई गई कुल राशि को क्या कहा जाता है? ठीक है, नगर पालिका के द्वारा जो अपनाई गई कुल राशि है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बजट अनुदान। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? बजट अनुदान। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार नगर पालिका निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जा सकता जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो? ठीक है, तो नगर पालिका निधि में से तब तक मतलब निकाला नहीं जा सकता जब तक वह बजट अनुदान के अंदर समाविष्ट नहीं हो। तो कौन सी धारा के अंदर है ये? तो ये है धारा 81 के अंदर। कौन सी धारा के अंदर है? धारा 81 के अंदर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर व्यय उपागत करने की शक्ति का वर्णन किया गया है? ठीक है, लिमिट के बाहर भी आप जो है इसका व्यय कर सकते हो। तो ये कौन सी धारा के अंदर उल्लेख किया गया है? तो धारा 83 के अंदर। ठीक है, कौन सी धारा में? धारा 83 में। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में इस बात का उल्लेख है कि नगर पालिका निधि में से संदाय ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विहित हो? ठीक है, राज्य सरकार के नियम लागू होंगे उसके अंदर। तो ये कौन सी धारा के अंदर है? तो ये धारा 85 के अंदर है। कौन सी धारा में? धारा 85 में। नेक्स्ट है निम्न में से असंगत की पहचान करनी है। धारा 85 में नगर पालिका निधि का उपयोग दिया गया है। धारा 86 के अंदर अधिवेश धन का विनिधान दिया गया है। नगर पालिका के बजट का प्राक्कलन तैयार करना किसमें है? 87 में है। और 89 के अंदर है बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। तो ये तीनों सही है, पहला वाला गलत है। पहला हमने ऊपर पढ़ा है राज्य सरकार के नियमों में जो निहित है उसी से संदाय किया जाता है। तो धारा 85 के अंदर नगर पालिका निधि का उपयोग नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87(5) के अनुसार नगर पालिका को कौन बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करता है? बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करने वाला कौन रहता है 87(5) के अनुसार? तो ये रहता है अध्यक्ष। कौन रहता है? अध्यक्ष रहता है। नगर पालिका बजट प्राक्कलन में निम्न में से किस प्रस्ताव को शामिल करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है? तो किस प्रस्ताव को शामिल करने के लिए जो है राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक रहता है? तो ये है स्थावर संपत्ति के क्रय से संबंधित, नए पदों का सृजन या रिक्त पदों को भरने से संबंधित, किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देने से संबंधित। तो सारे हो जाएंगे इसमें। अगला है बजट प्राक्कलन प्रत्येक वर्ष किस तारीख से पहले नगर पालिका के द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो बजट प्राक्कलन जो है किस तिथि से पहले पारित किया जाना चाहिए? तो ये किया जाना चाहिए 15 फरवरी से पहले। नेक्स्ट है धारा 89 के अंतर्गत बजट अनुदान को परिवर्तित करने से पूर्व नगर पालिका को किस समिति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है? तो धारा 89 के अनुसार है। तो अनुदान को मान लो परिवर्तित करना है, उससे पूर्व किस समिति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है? तो वित्त समिति की जो है पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो ये थे हमारे 3 चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू फ्रेंड्स।